बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से जो पोम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लूसी ग्रे अ नॉर्दर्न बैलेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नॉर्दर्न बैलेट के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ जब मैंने एबट ऑफ कैंटरबरी पढ़ाई थी कि नॉर्दर्न बैलेट क्या होता है और सदर्न बैलेट क्या होता है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनको वो पढ़ना है वो प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लें। तो लूसी ग्रे जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तख्लीक़ है। विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज़ द पोएट ऑफ नेचर और दूसरे रोमांटिक पोइट्स की तरह उसने भी अपना मेन सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री ब्यूटी को बनाया, लेकिन ब्यूटी ऑफ नेचर को। दैट वाज डिफरेंट अबाउट हिम। ऑल द अदर romantic poets, yani the poets of 19th century, made the subject of their poetry number 1 beauty, number 2 love, number 3 absence. But William Wordsworth took only and lonely subject of the beauty of nature for his poetry. तो लूसी ग्रे जो है ये उसी तसलसल का एक हिस्सा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक तवील सफ़र पर निकला नॉर्थ इंग्लैंड के, और इस सफ़र के दौरान उसने कहीं कोई परिंदा देखा तो स्काईलार्क लिख दी, कहीं कोई किसी और वाक़े को देखा, शाम ढलते देखी तो ब्यूटीएस इवनिंग लिख दी, और स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में कहीं उसने किसी लड़की को गीत गाते सुना तो उसने द सॉलिटरी रीपर लिख दी। इसी सफ़र के दौरान उसका कहीं किसी नॉर्थ इंग्लैंड के मूअर किसे कहते हैं, अप हिल्स ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड, नॉर्थ इंग्लैंड के जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं वो मूअर्स कहलाते हैं। दैट इज़ अप हिल्स ऑफ नॉर्थ इंग्लैंड। और ये ख़तरनाक इलाके हैं, यहाँ गहरी गहरी वादियाँ हैं और बहुत गहरी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं, तो अक्सर हादसा वगैरह भी हुआ करते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे ही इलाके में कहीं क़याम किया उसने, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर गांव के लोगों ने मिलकर गांव की कोई सदियों पुरानी दास्तान सुनाई, और वो दास्तान जो थी, वो फोक स्टोरी जो थी, वो एक लड़की के बारे में थी। दैट वाज लूसी ग्रे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड एन्चेंटेड बाय दिस कैरेक्टर, और उसने लूसी ग्रे के कैरेक्टर को सिंबल बना दिया, सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड इनोसेंस, और ये सिंबॉलिक कैरेक्टर बन गया विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए। और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अबाउट 37 के करीब पोम्स लिखी हैं जिसमें लूसी ग्रे के कैरेक्टर को यूज़ किया है या उसका रेफरेंस दिया है, और वो सब की सब लूसी पोम्स कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं लूसी ग्रे। इसका सेंट्रल आइडिया बड़ा सिंपल सा है, जैसे गालिब फरमाते हैं, सब कहाँ, पहले मैं उर्दू में समझा दूँ, कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी, जो पिन्हा हो गई। गालिब का मशहूर शेर है, और मकसद वही है कि ज़मीन में, इस खाक में, इस मिट्टी में न जाने कितने हसीनों को दफन किया गया, कितने हसीन इस मिट्टी की नज़र हुए मरने के बाद, तब कहीं जाकर उन हसीनों का कुछ हुस्न, सब नहीं कुछ, लाला व गुल में, लाला और गुल फूलों के नाम हैं, नुमायाँ हो गई। गुल गुलाब के फूल को कहते हैं, लाला एक अलग फूल है, और बीच में वाव लगा है। अगर ये गुले लाला होता तो ये एक ही फूल का नाम था, लेकिन ये लाला व गुल है। बहरहाल ये उर्दू की क्लास नहीं है। तो सब कहाँ, कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई,
खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। यही बात विलियम वर्ड्सवर्थ यही मैसेज दे रहा है कि लूसी ग्रे was the symbol of beauty. And why is nature so much beautiful? Because the nature has absorbed the beauty of Lucy Gray in herself. कि नेचर इतनी खूबसूरत इसीलिए है कि नेचर ने लूसी ग्रे के हुस्न को अपने अंदर जज्ब कर लिया, जैसे मिट्टी ने हसीनों के हुस्न को अपने अंदर जज्ब कर लिया, तो अब उसमें से कुछ ही निकल के बाहर आया है। अच्छा जी, बहरहाल ये एक शायराना सी बात थी, हर बच्चे को तो शायद समझ में ना आए क्योंकि ये ज़ाहिर है पोइटिक है और पोइटिक्स है और वो भी उर्दू की। मैं ये पोएम पढ़ाता हूँ फिर शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। तो आइए देखते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ से कमाल ये है कि वो अपने रीडर को इन्वॉल्व करता है अपनी मंजरकशी में और एग्जैजुरेशन से काम लेता है, मुबालगा आराई, यानी इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तो ये शायरी में मददगार होती है रीडर्स के इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए। तो वो ऐसे कह रहा है जैसे उसने ख़ुद लूसी ग्रे को देखा हो। तो उसने कहा ऑफ्ट, ये जो ऑफ्ट है ना बेटा, ये ऑफ्टन है। आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, इस वाले ऑफ का मतलब है अबाउट। ये वही ऑफ है जो वहाँ भी पढ़ा था हमने एबट ऑफ कैंटरबरी में। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, कि मैं बहुत बार सुन चुका था लूसी ग्रे के बारे में। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब मैंने वो वाइल्ड, वो वीरान, वो सुनसान बयाबान खुद पार किया, आई चांस्ड टू सी, आई चांस्ड, देखिए उसकी लैंग्वेज कितनी सिंपल है। आई चांस्ड मीन्स आई चांस्ड टू सी, कि मुझे देखने का मौका मिला। दैट सिंपली मीन्स आई सॉ बाई चांस, इत्तेफाकन मैंने भी देख लिया। आई गॉट ए चांस टू सी और आई सॉ बाई चांस, मैंने इत्तेफाकन देख लिया। एट ब्रेक ऑफ डे, अच्छा एक जगह इसी पोम में आया है एट ब्रेक ऑफ डे और एक जगह आया है एट डे ब्रेक, मतलब दोनों का सेम है। और वो मतलब क्या है? एट डॉन, अल सुबह, एट सनराइज। कब भाई, कब देखने का मौका मिला? एट सनराइज। द सॉलिटरी चाइल्ड, सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अलोन। अच्छा जी, हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे को कभी नहीं देखा था, वो सदियों पुरानी दास्तान थी उस वक्त भी, तो उसने इस तरह से रीडर के इमेजिनेशन को इन्हांस करने के लिए और उसको प्रोवोक करने के लिए एग्जैजुरेट किया है। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, अब लूसी ग्रे अकेली थी, अकेली होती थी, तो ना उसका कोई मेट यानी फेलो था, ना कोई कॉमरेड यानी कंपेनियन था। She dwelt on a wide moor. Dwelt is the second form of dwell. Dwell का मतलब होता है live और dwelt का मतलब है lived. She lived on that wide moor. वो उस वसी moor पर रहती थी। The sweetest thing that ever grew beside a human door. अब ये जो इस्तेमाल हुई ना लाइन, अक्सर चैम्पियन लोग इसे सही तरह से नहीं बता पाते। द स्वीटेस्ट थिंग का मतलब यहाँ है द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर। ऐसा क्यों है भाई, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, कि किसी इंसान के दर के आगे, घर के आगे, दरवाजे के पास शायद ही इतना हसीन फूल कभी खिला हो। तो ये क्या चक्कर है भाई? तो बेटा एक्चुअली ये बात हो रही है कंट्री साइड्स की। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव देहात। तो जाहिर है कि जब भी इंग्लिश कंट्री साइड्स का जिक्र आता है तो एक चीज़ लाजमी सामने आती है इसके साथ साथ, वो क्या है जो बहुत क्लोजली रिलेटिव है, वो क्या चीज़ है? वो है जनाबे वाला कॉटेज गार्डन्स। कॉटेज गार्डन्स क्या होते हैं? तो
तो इंग्लैंड में कंट्री साइड्स में, गांव देहातों में रिवाज है, 1000-2000 साल पुराना रिवाज है कि हर घर के आगे छोटा सा बाग बगीचा होता है गांव देहात में। और वो बाग बगीचा इसलिए होता है कि उसमें जो फूल और फल निकलते हैं वो उन्हें बेचकर रोज़ी कमाते हैं। ये कॉटेज गार्डनिंग कहलाती है। इंग्लिश कंट्री साइड्स का जिक्र आए और कॉटेज गार्डन्स का जिक्र ना आए, ये मुमकिन नहीं है। अब जाहिर है कि वो उस वाइट मूवर पर रहा करती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, कि किसी इंसान के घर के आगे यानी उसके कॉटेज गार्डन में इतना हसीन फूल तो कभी उगा ही नहीं होगा, कभी खिला ही नहीं होगा, कभी परवान नहीं चढ़ा होगा जितनी हसीन लूसी ग्रे थी। ठीक है भाई। You yet may spy the fawn at play. You yet may spy. Spy का मतलब क्या होता है भाई? Spy बेटा, spy वैसे जासूस को भी कहते हैं एज अ नाउन, लेकिन spy एज अ वर्ब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है, spy का मतलब find out after a long एंड कीन सर्च, तवील और गहरी तलाश के बाद बिलाखिर ढूंढ निकालने को कहते हैं स्पाई। इन मुश्किल से ढूंढ निकालना। यू येट में स्पाई द फॉन एट प्ले। फॉन कहते हैं यंग ऑफ अ डियर, हिरन के बच्चे को। हिरन का बच्चा, जिसे आसान उर्दू में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग़िज़ाल। ग़िज़ाल कहते हैं। अच्छा, हिरन का बच्चा जो होता है ना, यहाँ उसका जिक्र क्यों आया? यू येट में स्पाई द फॉन एट प्ले। तो बेटा, शिकारी हिरन का शिकार नहीं करता, हिरन के बच्चे का शिकार करता है, क्योंकि उसका गोश्त लजीज होता है। हिरन का गोश्त तो गलता ही नहीं है, पकता ही नहीं है, सख्त होता है। तो हिरन के बच्चे का शिकार किया जाता है। तो अब हिरन का बच्चा जो है, उसको कुदरत ने ऐसी सलाहियत दी है कि उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो खाल होती है ना, उसका रंग मिट्टी के रंग से मैच करता है, तो वो कैमोफ्लेज हो जाता है। और दूर से क्या, करीब से भी वो दिखाई नहीं देता। वो मिटियाले रंग में इस तरह से मिक्स हो जाता है कि दिखाई ही नहीं देता। और फुर्तीला बहुत होता है, छलांगे लगाता है, ठीक है ना, जकंद लगाता है। तो ऑब्वियसली उसे ढूंढना, उसे तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, मगर आप ये भी कर लेंगे, आपको मिल सकता है। द हेयर अपॉन द ग्रीन। हेयर कहते हैं जंगली खरगोश को, वाइल्ड रैबिट। अब जंगली खरगोश ये भी शिकारी तलाश करते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बनी हुई सुरंगों में घुस जाते हैं, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इतनी मुश्किल चीज़ें भी मिल जाएंगी, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। इतनी मुश्किल चीज़ें, फॉन, हेयर, सब मिल जाएगा ढूंढने पर शायद, लेकिन नहीं मिलेगा तो लूसी ग्रे का वो हसीन चेहरा अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये स्टेंजा नंबर 4 जो है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये कोटेशन मार्क्स में लिखा है बेटा। अनफॉर्चुनेटली जिसे बहुत से चैम्पियन लोग इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, बेटा ये कोटेशन मार्क्स है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे ना, तो नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो पढ़ाऊँगा, नरेशन नहीं कहते उसे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास एंड कोटेशन मार्क्स। ये स्टेंजा कोटेशन मार्क्स में ऐसे लिखा है, देखो लिखा है, टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट। टुनाइट विल बी आ स्टॉर्मी नाइट, है ना। तो ये कोटेशन मार्क्स में इसलिए है कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक कॉलन लगाकर लिख सकते हैं, फादर, लूसी के बाप का डायलॉग है ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेंजा अगर आप देखें तो वो भी कोटेशन मार्क्स में है, दैट फादर विल आई ग्लैडली डू। इससे पहले लिख लें आप लूसी। तो जब इस तरह से लिखा जाता है, तो जिन लोगों ने द काउंट्स रिवेंज या प्रोग्रेस पढ़ा है, प्ले पढ़ा है, वो जानते हैं कि कॉलन का मतलब क्या होता है, सेज। तो फादर सेज,
लूसी के बाप ने कहा, क्या कहा? टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, आज रात एक तूफ़ानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम टाउन ज़रूर चली जाना। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड, और एक लालटेन ले जाना बेटा। लालटेन क्या चीज़ है भाई? अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, लालटेन आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने बच्चे जानते हैं। हमारी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, पुराने वो जानते हैं इसको। ये लालटेन जो होती है, इस तरह की एक चीज़ होती है जिसमें यहाँ आग जलती है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ होती है। और ये फ्रेम होता है इसका इस तरह से, और फिर ये हैंडल होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आग जलाई जाती है, राइट। ये कहलाती है लैंटर्न। इंग्लिश वर्ड है, इसके लिए उर्दू में कोई वर्ड नहीं था, तो उर्दू में लफ्ज़ बिगाड़ कर बनाया गया लालटेन। लालटेन उर्दू का भी लफ्ज़ नहीं है, ये लैंटर्न का मुवर्रिद है, यानी उर्दू वर्जन है, ठीक है। लैंटर्न का बिगड़ के बना, जैसे पैंटलून का बिगड़ के पतलून बन गया, तो लैंटर्न का बिगड़ कर लालटेन बन गया भाई। लालटेन लेती जाना बेटा। टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, ताकि तुम अपनी माँ को बर्फ़बारी में रास्ता दिखा सको, क्योंकि जब बर्फ़ानी तूफ़ान आता है तो काली आंधी, काली घटाएं छा जाती हैं और घुप अंधेरा हो जाता है। तो लूसी ग्रे की ड्यूटी ये लगाई गई है कि उसकी माँ जो टाउन गई थी किसी काम से, अब हो सकता है शाम में तूफ़ान आ जाए, तो लूसी ग्रे लालटेन लेकर जाएगी और अपनी माँ को टाउन से वापस लेकर आएगी। अगर रास्ते में अंधेरा हो गया तो लालटेन काम आ जाएगी। ये जनाब उसका प्लान था। लूसी ग्रे ने क्या कहा? दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, फादर ये काम तो मैं बखुशी करूँगी। टिस स्केर्सली आफ्टरनून, टिस, जब इस तरह एपोस्ट्रॉफी के बाद टिस लिखा हो तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज़ का। स्केर्सली का मतलब हार्डली, अभी तो बमुश्किल दोपहर हुई है। द मिन्स्टर क्लॉक, बेटा मिन्स्टर कहते हैं चर्च को, मिन्स्टर भी कहते हैं, चर्च भी कहते हैं, और चैपल भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मिन्स्टर क्लॉक जो चर्च का घंटा घर होता है उसकी बात हो रही है, चर्च का घड़ियाल जो होता है ना उसकी बात हो रही है। द मिन्स्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, कि चर्च के घड़ियाल ने अभी सिर्फ 2 बजाया है। एंड यॉन्डर इज़ द मून, यॉन्डर का मतलब होता है फार अवे, और द मून का मतलब यहाँ चांद नहीं है, द मून का मतलब है द इवनिंग, और शाम तो अभी बहुत दूर है, रात तो अभी बहुत दूर है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, ये सुनकर बाप ने हुक उठाया। हुक किसे कहते हैं भाई? तो हुक। एंड स्नैप द फैगर्स बैंड, अब ये मैं समझा रहा हूँ। बाप जो है जंगल से लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करके लाया है, और वो लकड़ियों का गट्ठा इस तरह का है जिसमें बहुत सारी पतली पतली सूखी सूखी टहनियाँ वो बांध कर लाया है रस्सी से। बर्फ़ानी इलाकों में दरख्त नहीं काटे जाते, बल्कि सूखी सूखी टहनियाँ इकट्ठी की जाती हैं और उनको जो है बांध कर ले आते हैं घर में, और घर लाकर जो है फिर उन्हें धूप लगाई जाती है, हवा लगाई जाती है ताकि वो सूख जाएं। तो बाप ने क्या किया कि अच्छा ये एक चीज़ है इस तरह की, देखिएगा मैं यहाँ बना रहा हूँ समझाने के लिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये इस तरह की चीज़ होती है जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखिएगा मैं सब चीज़ों की मीनिंग लिख रहा हूँ। बेटे स्नैप का मतलब होता है, ये स्नैप्ड ऐसे लिखा हुआ है, सिंपली मीन्स स्नैप्ड, डबल पी है लेकिन यहाँ सिंगल पी लिखा है। स्नैप्ड का मतलब है कट अप, काटना। ये जो है इसे हुक कहा जा रहा है, एक्चुअल वर्ड इसके लिए आता है सिकल, यानी दरांती, जिससे फसल काटी जाती है ना, इसको कहते हैं सिकल, दरांती। और ये जो लकड़ियों का गट्ठा है इसको कहते हैं फैगट। फैगट की क्या मीनिंग है? बंडल ऑफ वुड्स, लकड़ियों का गट्ठा।
एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड द फैगट्स बैंड। ये जो रस्सियाँ बंधी हुई ना इसके ऊपर, बेटे इस रस्सी को बैंड कहा जा रहा है। बैंड का मतलब है बांधने वाली चीज़, यानी कि रोप। स्नैप द फैगट्स बैंड। बाप ने क्या किया, ये सुनकर हुक उठाया और लकड़ियों के गट्ठे पर बंधी हुई रस्सी को काट दिया। ही प्लाइड हिज वर्क, ही प्लाइड हिज वर्क। बेटे प्लाइड का मतलब होता है गॉट बिजी एट, ही गॉट बिजी एट हिज वर्क। और फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और लूसी ने हाथ में लालटेन उठा ली। चले जनाब, लूसी अब घर से निकली लालटेन हाथ में लिए, और अब कह रहे हैं पेज नंबर 19 पर, नॉट ब्लीदर इज़ द माउंटेन रो। बेटे रो या माउंटेन रो कहते हैं पहाड़ी नस्ल की एक छोटी नस्ल की हिरन है रो, स्मॉल काइंड ऑफ डियर। छोटी नस्ल की हिरन होती है जो पहाड़ी हिरन होती है। तो नॉट ब्लीदर इज़ द माउंटेन रो, ब्लीदर ब्लिद से बना है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब है मोर जॉयफुल। मैंने हैप्पी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हैप्पी तो इंसान होता है, खुश होता है ना। जॉयफुल का मतलब है मस्त, खुशी में मस्त। तो इतना मस्त तो कोई पहाड़ी हिरन भी नहीं होता। विद मैनी अ वेंटन स्ट्रोक, वॉन्टन स्ट्रोक भी पढ़ते हैं इसको। वेंटन स्ट्रोक क्या है, ये हिरन की जो ऊंची ऊंची छलांगें होती ना, वेंटन स्ट्रोक कहलाती हैं। हाई जंप्स ऑफ अ डियर, यानी हिरन जो ऊंची ऊंची छलांगें लगाता है, इसको कहते हैं वेंटन स्ट्रोक्स। आसान उर्दू में कहते हैं ज़कंदे ग़िज़ाला, यानी हिरन की ऊंची ऊंची छलांगें। और मज़ीद आसान उर्दू में कहते हैं चौकड़ियाँ भरना। हिरनें चौकड़ियाँ भरती हैं ना जब मस्त होती हैं, तो आसमान में ऊंची ऊंची 10-10, 15-15 फुट ऊंची छलांगें लगाती हैं। इसको कह रहा है कि इतनी मस्त तो कोई पहाड़ी हिरन भी ऊंची ऊंची छलांगें लगाता नहीं है मस्त होकर। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, लूसी ग्रे के कदमों से बर्फ़ यूं उछलती थी, यूं बिखरती थी। दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, जैसे दुखान उठता है। स्मोक, बेटे स्मोक को उर्दू में कहते हैं दुखान, धुआं नहीं, धुएं को कहते हैं सूट। और फ़र्क ये है कि धुआं काला होता है, दुखान काला नहीं होता, सफ़ेद होता है। तो बर्फ़ जो है वो सफ़ेद है ना यार, तो आप दुखान कहेंगे, स्मोक। आप जब सिगरेट पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हुए देखते हैं किसी को, तो धुआं कैसे निकलता है मुंह से, सफ़ेद निकलता है या काला? सफ़ेद। उसको क्या कहते हैं? स्मोक। सूट नहीं कहते। लेकिन जब कोई टायर जलता है तो उसके धुएँ को क्या कहते हैं? सूट। उर्दू में भी काला धुआं होता है और सफ़ेद दुखान होता है। तो उसके कदमों से बर्फ़ ऐसे उछल रही थी जैसे दुखान उठता है। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, यानी लूसी ग्रे उछलती कूदती बर्फ़ में छलांगे लगाती मस्त होकर जा रही थी, जैसे कोई हिरनी चौकड़ियाँ भरती है। मगर तूफ़ान अपने वक्त से पहले आ गया। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम एंड शी वैंडर्ड अप एंड डाउन, ऊंचे नीचे रास्तों पर लूसी ग्रे इधर उधर भटकने लगी। जब तूफ़ान आया, अंधेरा छा गया, काली घटाएं छा गईं। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, जब पहाड़ी रास्तों में रास्ता तलाश करना होता है पहाड़ी इलाकों में, तो ऊंचाई पे खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं। तो उसने कई पहाड़ियाँ खड़े होकर रास्ता देखने की कोशिश की, बट नेवर रीच द टाउन, मगर वो कभी टाउन नहीं पहुंच सकी। वाक़या ये है कि लूसी ग्रे जो 17-18 साल की लड़की थी, और कहते हैं तो वो जब बर्फ़ानी तूफ़ान में निकली तो लकड़ी का जो ब्रिज होता है बर्फ़ानी इलाकों में, तख्तों से बना हुआ, जो रस्सियों से बांध बांध के बनाया जाता है, वहाँ तक तो पहुँच गई। उस ब्रिज के दरमियान में पहुंचकर उसका पैर फिसला और वो मीलों गहरी वादी में हमेशा के लिए दफन हो गई, और उसकी डेड बॉडी भी कभी नहीं मिली। और उसके माँ बाप ने फिर सब्र कर लिया बेचारों ने, लेकिन आज तक वो दास्तान मशहूर है, ठीक है ना। तो
वर्ड्सवर्थ ये कह रहा है कि नेचर ने लूसी ग्रे के हुस्न को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, खैर कभी टाउन नहीं पहुंच पाई। द रेचेड पेरेंट्स, रेचेड ये लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ जानबूझ के, रेच्ड नहीं पढ़ रहा, चैंपियन लोग इसे रेच्ड पढ़ा रहे हैं, बेटा ये रेचेड है। और रेचेड क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि इस लाइन में नंबर ऑफ सिलेबल्स को बैलेंस करना है। तो ये एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव। तो रेचेड का मतलब होता है वरीड, परेशान, बेचारे, पुअर। द रेचेड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट व्हेन शाउटिंग फार एंड वाइड, परेशान हाल माँ बाप सारी रात इधर उधर जा जाकर चीखते पुकारते रहे। और चीखते पुकारते रहे यानी लूसी ग्रे को आवाज़ें लगाते रहे। When shouting far and wide, but there was neither sound nor sight, लेकिन ना कहीं से कोई आवाज़ आती थी, ना कहीं से कोई नज़ारा, कोई मंज़र ऐसा दिखाई देता था to serve them for a guide, जो उनकी रहनुमाई कर सके। यानी लूसी ग्रे का कोई नामो निशान ना दिखाई दे रहा था, ना कोई आवाज़ पलट कर आ रही थी। एट डे ब्रेक, अब जब सनराइज़ हुआ, जाहिर है कि रात में जब माँ टाउन से वापस आई होगी तो वो अकेली ही बेचारी वापस आ गई। घर पहुंची तो बाप से पता चला कि लूसी ग्रे तो खुद उसको लेने गई है। अब दोनों माँ बाप परेशान हुए, ढूंढने निकले लूसी ग्रे को। बर्फ़ानी तूफ़ान उस वक्त तक थम चुका था, हर चीज़ पर बर्फ़ जमी हुई थी। वो दूर दूर तक आवाज़ें लगाते रहे, चीखते पुकारते रहे, मगर कोई नामो निशान नहीं मिला। एट डे ब्रेक, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऑन अ हिल दे स्टूड, एक ऊंची पहाड़ी पर वो खड़े थे। दैट ओवरलुक द मूअर, जहाँ से वो पूरे मूअर का जायज़ा ले सकते थे। एंड देंस, और वहाँ से, देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर, और वहाँ से दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड, उन्हें वो लकड़ियों का बना हुआ ब्रिज दिखाई दिया और वो समझ गए क्या हुआ होगा। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके घर से, उनके दरवाजे से एक फरलॉन्ग के फासले पे था। बेटा ये फरलॉन्ग इज़ अ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक यूनिट है, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो 1 फरलॉन्ग जो होता है 220 यार्ड्स का होता है, और 8 फरलॉन्ग का होता है 1 माइल, 1 मील, जो कि 1760 यार्ड्स का होता है। ठीक है, बहरहाल तो उनके घर से सिर्फ 200 गज के फासले पर, 200-250 गज के फासले पर, 1 फरलॉन्ग के फासले पर वो ब्रिज था। वो समझ गए। दे वेप्ट, वो रो पड़े। एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, और घर की तरफ लौटते हुए वो रो रो कर ये कह रहे थे, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि अब हम उस जहान में ही मिलेंगे। ठीक है भाई। व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, जब बर्फ में माँ ने ढूंढ निकाले, स्पाइड दोबारा आया ना, ढूंढ निकाले, द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के कदमों के निशानात। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज, फिर उस ऊंची पहाड़ी, बेटा स्टीप का मतलब होता है हाई, उस ऊंची पहाड़ी के किनारे से नीचे की जानिब। दे ट्रैक द फुटमार्क स्मॉल, ट्रैक, बेटे ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक का मतलब है चेज और फॉलो, पीछा करना। उन्होंने उन कदमों के निशानों का ताक़ुब किया, पीछा किया। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथर्न हेज, हॉथर्न का मतलब फुल ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटेदार, हेज कहते हैं बुश को, तो कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से जो टूटी हुई थी। अब ये झाड़ियाँ क्यों टूट गई थी? तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ इमोशनली हमें ये बताना चाह रहा है, हमारे इमोशंस को झिंझोड़ना चाह रहा है कि लूसी ग्रे जो है ना, जब घुप अंधेरा छा गया होगा और उसे रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो वो यहाँ से गुजरी और यहाँ थी कांटेदार झाड़ियाँ। तो जब वो यहाँ से गुजरी होगी तो यकीनन उसके पैरों से वो झाड़ियाँ टूटी भी होंगी, इसीलिए वो झाड़ियाँ टूटी हुई हैं, ब्रोकन हॉथर्न हेज हैं। तो ऑब्वियसली न जाने कितने कांटे उसके दामन को तार तार कर रहे थे और कितनी कांटेदार झाड़ियाँ उसके जिस्म पर
खराशें और ज़ख्म डाल रही थीं, ये इमोशन क्रिएट करने के लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया है, ब्रोकन हॉथर्न हेज। ठीक है, टूटी हुई खारदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों से गुजरे वो कदमों के निशानात, एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और एक तवील चट्टान, स्टोन वॉल चट्टान को कहते हैं, एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, फिर उन कदमों के निशानों ने एक खुला मैदान पार किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, निशानात अब भी वैसे के वैसे ही थे। दे ट्रैक दम ऑन, वो उन निशानात को ट्रैक करते गए, चेस करते गए, फॉलो करते गए। नॉर एवर लॉस्ट, एक निशान भी उन्होंने नहीं गंवाया। एंड टू द ब्रिज दे केम, बिल आखिर ब्रिज तक पहुंच गए। अब ये जो ब्रिज होता है लकड़ी का बना हुआ होता है, तख्तों से, रस्सियों से तख्तों को बांध बांध के जोड़ा जाता है। ज़ाहिर है मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त करते करते ये लकड़ी के तख्ते गल जाते हैं, टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, रस्सियों में गिराएँ लगानी पड़ती हैं। लेकिन जब बर्फ़ गिरती है तो फिर वो बर्फ़ पूरे ब्रिज के ऊपर इस तरह बिछ जाती है कि फिर वहाँ कदम रखते हुए पता नहीं चलता कि यहाँ नीचे बर्फ़ के नीचे तख्ता है या नहीं है। और इसी गलतफहमी में यकीनन लूसी ग्रे गिरी होगी। तो दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, बैंक कहते हैं किनारे को, एज को, उस ब्रिज का जो किनारा था ना, उस किनारे क्योंकि किनारे पर तख्ता हो ना हो रस्सी तो होगी, तो किनारे वो उन्होंने उन निशानात को फॉलो किया। वो बीच बीच में इससे नहीं चल रहे थे कि बीच से हो सकता है तख्ता टूटा हुआ हो और गायब हो नीचे से, लेकिन साइडों से, किनारे से चल रहे थे। दोज फुट मार्क्स वन बाय वन, एक एक करके हर निशान को फॉलो किया, कदमों के निशान को। इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, बेटा लकड़ियों के इस बने हुए, लकड़ियों के तख्तों से बने हुए इस ब्रिज को प्लैंक भी कहते हैं। इसीलिए प्लैंक यहाँ पर कैपिटल पी से लिखा है, क्योंकि प्लैंक आम तौर पर जो है कॉमन नाउन है और लकड़ी के तख्ते को कहते हैं, लेकिन लकड़ी के तख्तों से जोड़ जोड़ कर जो ब्रिज बनाया जाता है रस्सियों से बांध बांध कर, इसको भी प्लैंक कहते हैं। प्लैंक के बिल्कुल वस्त में, दरमियान में पहुंचकर, फर्दर देयर वाज नन, मज़ीद कदमों का कोई निशान मौजूद नहीं था। जिसका मतलब दरमियान तक तो पहुंची है लूसी ग्रे, उससे आगे नहीं गई बल्कि वहीं से गिर गई। Yet to this day, yet some maintain to this day, some maintain, अब जब कहा जाएगा ना some maintain, तो some maintain का मतलब है some people, yet का मतलब यहाँ पर है still, maintain का मतलब still believed, कुछ लोग अब भी ये अक़ीदा रखते हैं, ये यकीन रखते हैं, to this day, आज तक, she is a living child, कि लूसी ग्रे जिंदा है। That you may see sweet Lucy Gray, कि आप उस प्यारी प्यारी लूसी ग्रे को देख सकते हैं। Upon the lonesome wild, lonesome का मतलब है deserted, उजड़ा हुआ, वीरान, सुनसान बयाबान में ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। Over rough and smooth, ऊंचे नीचे, हमवार ना हमवार रास्तों पर, शी ट्रिप्स अलॉन्ग, शी passes by, वो गुज़रती है, एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी पलट कर नहीं देखती, एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एक तन्हाई का गीत गाती हुई जाती है, दैट विसल्स इन द विंड, जो हवाओं की शाएं शाएं बजती हुई सीटियों में सुनाई देता है। बेसिकली ये सब इमेजिनेशन है, और उस गांव के लोग अब भी बिलीव करते होंगे कि लूसी ग्रे ज़िंदा है, मगर यकीनी तौर पर लूसी ग्रे ज़िंदा तो नहीं होगी, लेकिन गांव देहातों में मिथ जो होता है, इस तरह की दास्तानें मशहूर हो जाती हैं कि वो सादा दिल लोग होते हैं, फ़ौरन यकीन कर लेते हैं, तो वो अभी तक मानते हैं, सदियाँ गुजर गई हैं, अभी तक मानते हैं कि लूसी ग्रे ज़िंदा है, और वो जब तूफ़ान आने वाला होता है तो वो यहाँ से गुज़रती है, और तूफ़ानी हवाओं में जो शाएं शाएं सुनाई देती है, ये दरअसल लूसी ग्रे की तन्हाई का गीत है। तो लूसी ग्रे कहाँ गई? नेचर ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए नेचर इतनी खूबसूरत हो गई, क्योंकि लूसी ग्रे इससे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो सब कहाँ, कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। वाई इज़ नेचर सो ब्यूटिफुल? बिकॉज द नेचर
has absorbed the beauty of Lucy Gray in herself. That is the main idea. Thank you very much. शाद रहें, आबाद रहें.